नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप सभी लर्नर्स का अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 32, जिसका टाइटल है यूज ऑफ आईसीटी फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग। By the end of this lecture, you will be able to understand what is assessment and its types, importance of assessment in education, key ICT tools and methods, benefits, challenges and best practices. आज के इस व्याख्यान के समाप्त होने के बाद आप स्पष्ट रूप से यह समझ सकेंगे कि आकलन का संप्रत्यय क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, शिक्षा में आकलन का क्या महत्व है, कुछ ऐसे आईसीटी उपकरण जिसके माध्यम से आकलन को और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाता है, क्या लाभ हैं आईसीटी के उपयोग के, क्या चुनौतियां हैं जब आईसीटी को हम इंटीग्रेट करते हैं आकलन की पद्धतियों के साथ, और कुछ बेहतरीन अभ्यास कहाँ और किस रूप में हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, we discuss about what is assessment, the concept of assessment. Assessment is obtaining information to make educational decisions about students, provide feedback, judge instructional effectiveness and inform policy. आकलन क्या है? विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में, विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना है, जिससे कि उनके बारे में शैक्षिक निर्णय लिए जा सके, उनको प्रतिपुष्टि प्रदान की जा सके कि उन्होंने सही किया या गलत किया या कितना किया किसी टास्क को, और शिक्षक अपनी इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस, अपनी शिक्षण की प्रभावशीलता, अपने अनुदेशन की प्रभावशीलता को भी जांच सके, और जो नीतियां बनती हैं और जो नीति बनती है उसको और बेहतर बनाया जा सके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग is a process through which teachers evaluate what students have learned at the end of an instructional unit. कोई भी शिक्षक जब किसी कक्षा में बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास करता है, कोई भी विषय हो, कोई भी प्रकरण हो, ज्ञान का कोई भी अंश हो या कोई कौशल हो, तो उसकी चिंता होती है कि हम ये जानने की कोशिश करें, जब ये समय अंतराल बीतता है 30 या 40 मिनट का या 1 घंटे का या जो भी समय अवधि है, अंत में शिक्षक ये जानना चाहता है कि कितना सीखा। किसी खास कसौटी के आधार पर वो बच्चों के प्रदर्शन को का मूल्यांकन करता है, एक निर्णय लेता है कि उसका प्रदर्शन संतोषजनक है या असंतोषजनक है, ठीक है या ठीक नहीं है। उसी को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, अधिगम का आकलन कहते हैं। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट. There are three types of basically assessment: formative assessment for learning, summative assessment of learning, diagnostic assessment. Assessment for learning is basically an ongoing process of obtaining information, providing feedback during learning. अधिगम के लिए आकलन जब हम करते हैं, ये रचनात्मक आकलन है, और इस आकलन का उद्देश्य यह होता है कि एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थियों को सीखने के दौरान जब पढ़ाया जा रहा है, ये बीच में बताए कि आपकी कहाँ कहाँ पर कठिनाइयां हैं, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, उनमें सुधार कैसे करें। तो इस तरह के आकलन में विद्यार्थियों के पास अपनी गलतियां सुधारने के मौके मिलते हैं। विद्यार्थियों को ये पता रहता है उन्होंने किस हिस्से में गलतियां की हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे या तो सप्ताह के अंत में या 15 दिन के उपरांत या 1 महीने में या 3 महीने पर इकाई परीक्षण करते हैं या उपलब्धि परीक्षण आयोजित करते हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के बारे में बताया जाता है। तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ये सत्र पर्यंत चलता रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना है, जिससे कि अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकें, उनमें ग्रोथ हो, उनमें अपनी
त्रुटियों को जानकर सुधारने के लिए मौके उपलब्ध हों। सेकंड वन इज समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. It is conducted after instruction to evaluate learning outcomes. ऊपर वाले में आपने अगर ध्यान से सुना हो तो आपको लग रहा होगा कि अधिगम की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम सतत प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया में लर्निंग भी एक तरीके से प्रोसेस दिख रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है कि लर्निंग एक प्रोडक्ट के रूप में भी हम देखना चाहें कि कितना सीखा और क्या सीखा। अगर शिक्षक यह जानना चाहता है तब फिर समेटिव असेसमेंट करना पड़ता है। कुछ हमारे शिक्षाविदों ने, नीति निर्माताओं ने, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं ने कसौटियां बना रखी हैं। उन कसौटियों के आधार पर विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में यह निर्णय लिया जाना कि आपका प्रदर्शन संतोषजनक है या असंतोषजनक है, ठीक है या ठीक नहीं है, ऐसा निर्णय लिया जाना ही मूल्यांकन कहलाता है। और किसी भी इकाई के, किसी भी कक्षा के समाप्त होने के बाद हर शिक्षक ये जानना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने उसमें कैसा प्रदर्शन किया, क्या सीखा, कितना सीखा। तो ये समेटिव असेसमेंट है। थर्ड type of assessment is diagnostic assessment. When teacher identifies learners' strengths and weaknesses before instruction. भविष्य में जब आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आप ये चाहेंगे कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों की क्षमताएं क्या हैं, उनकी मजबूत पक्ष क्या है, क्या चीजें वो बढ़िया से जानते हैं, करना जानते हैं, और क्या कठिनाइयां उनके पास हैं, कौन से कमजोर पक्ष हैं जो अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर यह जानने की कोशिश की जाती है किसी परीक्षण के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ डिफिकल्टीज, टू लोकेट, ये पता लगाना कि एग्जैक्ट कहां पर दिक्कत है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नाउ कम टू आईसीटी इन असेसमेंट। असेसमेंट आकलन तो जब से ये शिक्षक पेशा, शिक्षक व्यवसाय जन्म लिया, तब से शिक्षा के क्षेत्र में आकलन और मूल्यांकन तो हो ही रहा है, क्योंकि बिना उसके कोई कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता है। विद्यार्थियों के बारे में एक शिक्षक को सदैव निर्णय लेने होते हैं। तो आईसीटी जब आया, आईसीटी ने आकलन के पूरे प्रारूप को, पूरे स्ट्रक्चर को रूपांतरित किया, और उसमें उसने क्या क्या ऐड किया इसको हम समझते हैं। इन असेसमेंट ICT includes tools like learning management systems LMS, online quizzes, digital portfolios and data analytics platforms to evaluate student performance. ICT ने ICT tools दिए। ICT tools को हमने असेसमेंट के प्रोसेस में, जैसे हमने अभी पिछले व्याख्यानों में समझा कि ICT टूल्स हमने टीचिंग में इंटीग्रेट किए, टीचिंग को बेहतर बनाया। हमने आईसीटी के टूल्स को अब असेसमेंट में कैसे इंटीग्रेट करना है ये समझना है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें गूगल क्लासरूम है, जिसमें मूडल है, और जो ऑनलाइन क्विजेज हैं जो काहूत के माध्यम से और आप मेंटीमीटर के माध्यम से या सोक्रेटिव के माध्यम से आप कर सकते हैं। डिजिटल टूल्स नाउ सपोर्ट डिजाइनिंग, कंडक्टिंग, स्कोरिंग and analyzing assessments. ICT टूल्स, डिजिटल टूल्स आकलन की प्रक्रिया में, आकलन की विधियों में किन संदर्भों में सहायता करते हैं? सबसे पहले डिजाइन करने में, जब आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जब प्लान कर रहे हैं कि कितने प्रश्न नॉलेज लेवल के होंगे, कितने प्रश्न अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे, कितने प्रश्न, तो जो मैट्रिक्स बनती है वहां से शुरुआत होती है। और फिर कैसे कंडक्ट करेंगे, बच्चों के सामने कैसे प्रश्न आएंगे, इंटरफेस किस तरीके से खुलेगा, विजुअल्स के साथ होंगे कि सिंपली क्वेश्चंस होंगे, रिस्पॉन्स करने का मौका उन्हें कैसे मिलेगा, फिर स्कोरिंग कैसे होगी। स्कोरिंग भी ऑटोमेटिक हो सकती है, बच्चे को स्कोर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये पूरी सुविधा। और एनालाइज करने में भी किस बच्चे ने कितने प्रश्न गलत किए, कितने सही किए, उसका पूर्णांक कितना है, उसके प्राप्तांक कितने हैं, ये भी स्क्रीन पे आप दे सकते हैं।
ICT shifts assessment from paper-based static test to dynamic, adaptive, and student-centered evaluations. This aligns with 21st century learning goals, emphasizing critical thinking, collaboration, and creativity. आईसीटी में जो शिफ्ट हो रहा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि पारंपरिक तरीके में पेपर पेंसिल टेस्ट हुआ करते थे, जिनके लिए पहले से शिक्षक प्रश्न पत्रों को तैयार करता था, या तो हस्तलिखित प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दिए जाते थे, या जब प्रिंटिंग मशीन आई तो प्रिंटेड टेस्ट बच्चों को दिए जाते थे और उत्तर पुस्तिका उनको मिलती थी, जिसमें उत्तर उनको लिखने होते थे। उत्तर लिख करके शिक्षक को देना होता था। शिक्षक उन उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे गए उत्तरों को, प्रतिक्रियाओं को पढ़ करके उनका मूल्यांकन करता था और इसमें समय काफी लगता था। उससे जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या हुआ, अब डायनेमिक है, एडाप्टिव है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। तकनीकी के आने से इंस्टेंट, अभी इसकी हम चर्चा करेंगे, और ऐसा होने से जो हमारा 21st सेंचुरी के लर्निंग गोल्स हैं, अधिगम के जो लक्ष्य हैं इस 21वीं सदी में, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है, सहयोगात्मक मूल्य को बढ़ावा देना है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल रही है जब हम आईसीटी को असेसमेंट प्रोसीजर में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी असेसमेंट: एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, immediate feedback, data collection and analysis, inclusivity, adaptive testing। आईसीटी को जब हम असेसमेंट में इंटीग्रेट करते हैं तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। कैसे? समय बचता है, कम समय में आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं, स्कोरिंग कर पा रहे हैं, ग्रेडिंग कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, किस बच्चे को किस तरह का टेस्ट देना है आप ये भी तय कर सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक, जैसे विद्यार्थी ने रिस्पॉन्ड किया तुरंत उसको पता चल सकता है कि उसका उत्तर गलत है या सही, उसका पूर्णांक प्राप्तांक कितना है। डेटा कलेक्शन बहुत आसान हो गया है, एनालिसिस बहुत आसान हो गया है, और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार टेस्ट को बनाना और प्रशासित करना संभव हो गया है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ विद्यार्थी आपसे जुड़ते हैं तो उस रूप में आप उनके सामने ऑनलाइन क्विज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के साथ विजुअल फॉर्म में, और विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के सामने आप ऑडियो फॉर्म में क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। You can see on this screen traditional assessment versus ICT based assessment. Traditional assessment, paper pencil test shifted to online quizzes, manual checking shifted to automated scoring, and time consuming टू रियल टाइम फीडबैक। कितना अंतर आ गया है। टेस्ट जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, पेपर पेंसिल टेस्ट से क्विज़ेस ऑनलाइन फॉर्म में आ गई हैं। मैनुअली एक एक प्रश्न को पढ़ करके चेक करने से अच्छा है कि ऑटोमेटेड स्कोरिंग हो रही है। पहले से रूब्रिक्स बना दे रहे हैं, हम एक मॉडल आंसर दे रहे हैं, आंसर की दे रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो चेक कर ले रही है, सही उत्तर है तो सही है और उस पर प्राप्तांक उसको प्राप्त हो रहा है। दिस इज द शिफ्ट in the area of assessment. Now come to ICT tools for formative assessment for learning. अब हम चर्चा करें कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, क्या क्या ICT टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप शिक्षक होने के नाते कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑनगोइंग असेसमेंट टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, हम शिक्षक होने के नाते ये जानना चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया उस पढ़ाए हुए हिस्से में विद्यार्थियों को कहाँ कठिनाई हो रही है, किस विद्यार्थी को ज़्यादा कठिनाई हो रही है, किस विद्यार्थी को कम कठिनाई हो रही है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पूरी कक्षा कर रही है। तो ये पता करना हो तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और विद्यार्थियों को समय रहते सूचित कर देते हैं जिससे कि वो सुधार कर सकें, क्योंकि उनका जो अंतिम परिणाम है वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए। उन्हें मौके देते हैं कि आप सुधार लें। समय से पता चलना कि कब उसके सीखने के प्रोसेस में अचानक से फेलियर आ गया, डाउनफॉल आ रहा है, उसे भी पता चल जाए और शिक्षक को भी पता चल जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा पिछड़ता चला जाता है आपकी कक्षा में, और अंत में जो एक परीक्षा लेंगे आप, जिसे हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं,
तो पता चलेगा कि उसका परफॉर्मेंस बहुत लो लेवल पे आ गया और उसके पास अब कोई मौका नहीं है कि उसमें सुधार कर सके। तो आईसीटी टूल्स, काहूट, क्विज़िज़, सोक्रेटिव, आपने इन टूलों के नाम सुने हैं और हमारे इस पाठ्यक्रम में ऐसे व्याख्यान हैं जिनमें इन टूल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि किस तरीके से काहूट को, क्विज़िज़ को और सोक्रेटिव को इस्तेमाल करें। बेसिकली इसमें क्विज़िज़ हैं, प्रश्नों की श्रृंखला है जो आप उसमें डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके माध्यम से डिलीवर करते हैं। विद्यार्थी काहूट प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उत्तर दे करके उनको फीडबैक मिलता है कि उनका उत्तर सही है कि नहीं। और इसमें गेम एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, गेम बेस्ड क्विज़ भी आ गई हैं कि बच्चों को लगता है कि जैसे किसी लर्निंग पाथ पे दौड़ रहे हैं। तो अगर 30 बच्चे किसी क्विज पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें पता रहता है कि हम कभी कितने पीछे आगे वाले से, उससे और कितने प्रश्नों का हमसे ज़्यादा गलत हुए हैं, कितना फासला है। गूगल फॉर्म्स, आजकल ज़्यादातर लोग गूगल फॉर्म्स भर रहे हैं, आपने नहीं भी बनाया होगा तो गूगल फॉर्म्स को भरा जरूर होगा। आपको आइडिया रहता है गूगल फॉर्म में क्या पूछा जाता है। आप भी शिक्षक के तौर पर गूगल फॉर्म बना करके बच्चों का शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। पैडलेट, पैडलेट में हम कोलैबोरेटिव फीडबैक ले सकते हैं, ये सुविधा रहती है। पैडलेट की बात हमने आपसे पहले भी कही थी, ये एक ऐसा कोलैबोरेटिव आईसीटी टूल है। मेंटीमीटर इज आल्सो आईसीटी टूल फॉर इफेक्टिव असेसमेंट। आप पोलिंग करना चाहते हैं कि इससे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, किसको ये पसंद आया, किसको पसंद नहीं आया, जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उदाहरण आपने दिया है, तो रियल टाइम बेसिस पर आप विद्यार्थियों का मत जान सकते हैं, जिससे कि आप अपनी टीचिंग को और बढ़िया प्लान कर सकें। आप जानना चाहते हैं कि मैंने उदाहरण दिया, ये विद्यार्थियों को पसंद आया कि नहीं, तुरंत आप पोल करिए उसी प्लेटफॉर्म पर, मेंटीमीटर पर, बच्चे बता देंगे कि हाँ, यस, नो। और ऐसा उदाहरण है जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप सीधे पूछिए कि बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने बच्चों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई। उस पोलिंग से आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कक्षा में अगर 30 या 35 विद्यार्थी हैं तो कितने बच्चों की बात समझ में नहीं आई। तो टीचिंग में तुरंत इमीडिएट फीडबैक आपको मिल सकता है इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और बच्चे को सीखने में सहायता मिलेगी। अगर उसने गलती की है तो आप फिर से उसको नए उदाहरण से, नई व्याख्या से समझा सकते हैं उसी समय। Formative assessments guide instructions in real time. ICT tools amplify this through. मैं अभी आपसे कह रहा था कि बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को गाइड करता है रियल टाइम बेसिस पे। हम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी शिक्षण रणनीति को बदल सकते हैं, जैसे हमें इमीडिएट फीडबैक मिला कि ये बात विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रही। जो मैंने व्याख्या की, वो व्याख्या करने के बाद जो मैंने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न पर विद्यार्थियों की सभी की प्रतिक्रियाएं गलत हैं, इसका मतलब मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई, तो मैं अपने इंस्ट्रक्शन में, अपनी टीचिंग में बदलाव करूं। आईसीटी टूल्स एम्पलीफाई दिस थ्रू इंस्टेंट फीडबैक, ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं। त्वरित प्रतिपुष्टि जो काहूट के माध्यम से, मेंटीमीटर के माध्यम से मिलती है। रियल टाइम एनालिटिक्स टीचर के सामने स्क्रीन पे होता है विद्यार्थियों का, जिसको देख करके वो अपने एक्सप्लेनेशन को अगले जो फेज ऑफ टीचिंग में और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक क्विजलाइज, पर्सनलाइज क्विजेस बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर क्विजेस को भी पर्सनलाइज किया जा सकता है, ये भी सुविधा है। तो स्टूडेंट्स की नीड, स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी लेवल, स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से भी हमारा आईसीटी टूल टीचर की सहायता कर रहा है कि आप इसका भी असेसमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। एंगेजमेंट, गेमिफाइड टूल्स लाइक क्विजेस increase motivation. When you integrate game elements in the process of assessment, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में ये बताया कि गेम एलिमेंट्स को किस तरीके से हम अपने शिक्षण में इस्तेमाल करें, जिससे कि शिक्षण से विद्यार्थी जुड़ जाएं, अधिक रुचि के साथ संलग्न हो जाएं और अभिप्रेरित होकर सीखने लगें। ठीक यही काम हम असेसमेंट में भी कर सकते हैं। जब हम आकलन करने जाएं, जब हम मूल्यांकन करने जाएं, तो प्रश्नों का जिस तरीके से हम निर्माण करना चाहते हैं, उसमें भी हम गेम के एलिमेंट्स को, रिवार्ड पॉइंट्स को और उसमें जो
और भी मोटिवेट करने के मैकेनिज्म हैं, स्टेजेस बनाई हुई हैं, फेजेस बनाई हुई हैं, उनको आप लेवलिंग कर सकते हैं जिससे विद्यार्थी को समझ में आए कि हाँ अब मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ इतना सही करने के बाद। नाउ कम टू आईसीटी फॉर समेटिव असेसमेंट, assessment of learning. Final evaluations at the end of unit. You all are very aware. Tools are learning management system, Moodle, Google Classroom, Canvas, etc. Edmodo for assessment and reporting, and MS Forms, formal quizzes and analytics. Basic features are in these tools automation and analytics features. आपके सामने मैंने जो नाम लिए हैं ये सारे टूल हमारे समेटिव इवैल्यूएशन में बहुत काम आते हैं, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है मूडल, गूगल क्लासरूम, कैनवास या हमारा स्वयं प्लेटफॉर्म। ये भी आपको इस तरीके के अवसर देता है कि फाइनली किसी एक कोर्स में जुड़ने के बाद जो उस कोर्स को पास करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना एकेडमिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इतना स्किल आप में डेवलप हो गया है कि नहीं। जब ये हम प्रश्न पूछते हैं, क्विजेस बनाते हैं, टास्क असाइन करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, उनका मूल्यांकन करके हम ये तय करते हैं एट द एंड ऑफ यूनिट कि कितना सीखा, उतने के आधार पर इसको सर्टिफाई किया जाए, पास किया जाए या फेल किया जाए। तब हम कहते हैं कि ये समेटिव असेसमेंट है। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये पूरी सुविधा इस टूल में उपलब्ध होती है कि आप एट द एंड ऑफ यूनिट बच्चे का ओवरऑल असेसमेंट करें। एडमोडो में भी सुविधा है और एमएस फॉर्म्स के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं। टूल्स एंड बेनिफिट्स, जो टूल हमने आपको बताए लर्निंग, एडमोडो और एमएस फॉर्म्स, क्विज़ेस, इनका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इज बेसिकली ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, गूगल फॉर्म्स एंड एलएमएस प्लेटफॉर्म्स रिड्यूस ग्रेडिंग टाइम। मैनुअली आप चेक करेंगे, हर एक विद्यार्थी का एक इंडिविजुअल ऑप्टेंड स्कोर आएगा, फिर ऑप्टेंड स्कोर के बेसिस पे आप उसको रैंकिंग करेंगे, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है कि जितने भी विद्यार्थियों ने उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो क्विज को डिलीवर किया, एडमिनिस्टर किया, उस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए विद्यार्थियों ने रेस्पॉन्सेज दिया, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उनकी ग्रेडिंग कर देगा, उनमें रैंकिंग कर देगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाती है एक शिक्षक को एलएमएस प्लेटफॉर्म पर जब हम ग्रेडिंग करना चाहते हैं और देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों का सेटिस्फैक्टरी ग्रेड नहीं आया, कितनों का आया। ग्रेडिंग के आधार पर हम उनको अगली कक्षा में, अगले कोर्स में पास करते हैं या रोक देते हैं, जिसे हम फेल कहते हैं या नॉट सेटिस्फैक्टरी कहते हैं, या दोबारा मौका देते हैं उनको सीखने का। सिक्योर टेस्टिंग, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग टूल्स, फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर यू, इंश्योर इंटीग्रिटी। ऐसे भी आईसीटी टूल हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में वो प्रॉक्टरिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि उस परीक्षा की इंटीग्रिटी, शुचिता सुनिश्चित की जा सके। मल्टीमीडिया असेसमेंट्स, tools like book creator allow students to submit projects as digital portfolios। ऐसे टूल हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को ये मौका रहता है कि वो अपना डिजिटल पोर्टफोलियो सबमिट कर सकें, जिसमें वो अपनी तस्वीरों को, अपने वीडियोस को, अपने टेक्स्ट को, अपनी लिंक्स को, अपनी वेबसाइट्स को, जो भी उन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया है उसका कलेक्शन अपने शिक्षक के साथ साझा कर सके और शिक्षक उनका आसानी से मूल्यांकन कर सके। These are few diagnostic and adaptive assessment tools: Dreambox Learning, Adaptive Math, Khan Academy, Personalized Feedback, AI based testing for personalization। ये हमने प्लेटफॉर्म आपको जो बताए हैं, ये बेसिकली विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां हैं, विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली ज्यादा गलतियां किसी एक टॉपिक पर, किसी एक टीचिंग पॉइंट पर, उसको पहचान लेते हैं आसानी से और उसके आधार पर हम एक रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था भी करने में सक्षम हो पाते हैं। शिक्षक की ये चिंता रहती है कि अगर मेरी कक्षा में किसी एक टीचिंग पॉइंट पर ज़्यादा कठिनाई विद्यार्थी महसूस कर रहे हैं या गलतियां उनसे ज़्यादा हो रही, तो उसको मैं चिन्हित करूं और उनके लिए नए उदाहरण, नई व्याख्याएं, नवीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूं। उसमें ये हमारे आईसीटी टूल्स
सहायता करते हैं। अदर ICT टूल्स, डिजिटल पोर्टफोलियोज, डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क इनेबलिंग सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, सीसॉ, गूगल साइट। गूगल साइट का भी सहारा लेकर के विद्यार्थी अपना डिजिटल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। उसमें अपनी सारी उपलब्धियों को ई कंटेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म करके टाइमलाइन के हिसाब से उसमें दे सकता है। डेटा एनालिटिक्स टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, गूगल डेटा स्टूडियो आर डेटा एनालिसिस टूल। विद्यार्थियों की जो भी उपलब्धियां हैं उनका एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास ये डेटा एनालिटिक्स टूल है। हमको एक इंसाइट मिलती है अपनी कक्षा में विद्यार्थी कौन कैसे सीख रहा है, किसने कितना सीखा। किस विद्यार्थी को मैं सोच के चल रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आई है, पूरा एक पिक्चर आपके सामने टूल विजुअल और टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। Example application, use Google Data Studio to visualize quiz results and pinpoint topics needing reteaching। जो मैं आपसे कह रहा था, Google Data Studio ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप जो क्विज के रिजल्ट्स हैं, जो भी आपने यूनिट टेस्ट लिया है उसके रिजल्ट विजुअल पिक्चर में आ जाते हैं और वो खुद ही बताता है कि हाँ इस टॉपिक को रिटीच करने की जरूरत है, पुनः पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थियों ने इसको सही उत्तर दिया है। Few case studies or examples are on the screen. In Finland, they are using digital portfolios and formative assessment tools. आप गूगल पर आसानी से सर्च कर सकते हैं, फिनलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें कि वहाँ ICT टूल्स का कितना बढ़िया तरीके से वहाँ के शिक्षक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इन इंडिया, भारत भी पीछे नहीं है, हमारे यहाँ भी डिजिटल सशक्तिकरण बहुत तेजी से चल रहा है। गांव-गांव तक डिजिटल सशक्तिकरण को, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की कवायद चल रही है। और आप सभी तो भविष्य में ऐसे शिक्षक बनने वाले हैं जब डिजिटलीकरण बहुत अपने चरम सीमा पर लागू होने जा रहा होगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म का नाम आपने सुना होगा। दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिस पर आप ICT को इंटीग्रेट कर सकते हैं लर्निंग में और असेसमेंट में। बहुत सारे उसमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को भी दिया गया है, आप कभी उस पर लॉग इन करके देखिएगा। टीचर्स हमारे बहुत यूज कर रहे हैं, जो इस समय हमारे प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं। OECD टैलिस, टीचर्स यूजिंग ICT शोड इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का। ये लोग इंटरनेशनल असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट्स का, PISA नाम से 3 साल में। ये भी ICT का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और अक्रॉस द ग्लोब जो अलग अलग देश हैं उनके विद्यार्थी किस तरीके से सीख रहे हैं उसको आसानी से समझ पाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ICT इन असेसमेंट, एफिशिएंसी, ऑटोमेट्स ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग, सेविंग टाइम फॉर टीचर्स। Engagement, interactive formats like gamified quizzes boost motivation. Personalization, adaptive tools tailor assessments to students' needs. Accessibility, online platforms support diverse learners. For example, text to speech for visually impaired students. Data-driven insights, analytics help teachers make informed decisions. मैं बीच में भी आपसे चर्चा किया, ICT के इंटीग्रेशन से असेसमेंट में दक्षता आती है, समय बचता है, इंगेजमेंट, विद्यार्थियों को परीक्षा देने में बहुत भय महसूस होता है, वो भय खत्म हो जाता है क्योंकि गेम एलिमेंट जुड़ जाता है। अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग क्विज के माध्यम से भी आप उनकी नीड के हिसाब से असेस कर सकते हैं, ये सुविधा है। कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए भी आप आसानी से ऑनलाइन क्विजेस बना सकते हैं। उनको जिस तरीके से देने में सुविधा, सहूलियत है, सक्षमता है, वो दे पाते हैं। डेटा से इंसाइट मिलती है जिससे कि शिक्षक आसानी से निर्णय ले पाता है। स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव यूज, अलाइन ICT टूल्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल अधिगम उद्देश्यों से अपने ICT टूल को अलाइन कीजिए। इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी, हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी ICT टूल करें विद्यार्थी उसे आसानी से खोल पाएं, जुड़ पाएं और उनमें डिजिटल साक्षरता बढ़े। कंबाइंड फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, दोनों पद्धतियों को आप कंबाइन करिए। टीचिंग जब आप कर रहे हैं तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल यूज करिए, कर चुके हैं और आप देखना चाहते हैं कितना सीखा तो आप समेटिव असेसमेंट के टूल इस्तेमाल कीजिए। यूज रूब्रिक्स विद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम, डिजिटल रूब्रिक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए।
challenges, digital divide, technical issues, teacher training, equity concerns, data privacy. बिल्कुल, not all students can access devices or reliable internet. Glitches or platform crashes can disrupt assessments. Many educators lack proficiency in ICT tools. Over reliance on technology may disadvantage low income students. Protecting student data is critical. ये चुनौतियों की चर्चा हमने सामान्य रूप से भी की है जब हम आईसीटी को इंटीग्रेट करते हैं शिक्षा के किसी भी तत्व के साथ, किसी भी परिस्थिति में, तो वो हमारी चुनौतियां असेसमेंट के साथ भी हैं, आप समझते हैं. These are few emerging trends: AI and machine learning assessment, gamified assessments, learning analytics and dashboards, use of AR VR for skill based assessments. भविष्य में गेमिंग के एलिमेंट्स और ज़्यादा आपको दिखेंगे, एआई का इस्तेमाल बहुत होगा असेसमेंट में, और ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी भी बहुत इस्तेमाल की जाएगी. तो साथियों, आपने आज सीखा कि आकलन क्या है, आकलन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, शिक्षा में आकलन क्या क्या महत्व है, और आकलन में किस तरीके से आप सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है. आशा है कि आपको बातें समझ में आई होंगी. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर साझा करें. आपने ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुना. धन्यवाद.